So hello everyone, you're watching Exam World. I'm Pragati and I'll be teaching you history. So this is my first demo lecture and I'll be starting with ancient history. ये हमारा पहला डेमो लेक्चर है जिसमें मैं एंशियंट हिस्ट्री से शुरुआत करने वाली हूँ. So let's go. The Harappan civilization. Guys, so the very important first point is in 1920, Dayaram Sahani started excavations at Harappa. आपको डेट याद होनी चाहिए 1920, ठीक है. एंड D.R. Sahani started excavating at Harappa. And which site? Harappa. You guys should be clear. आपको क्लियर होना चाहिए कौन सी साइट कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट करनी शुरू करी और किस ईयर में एक्सकेवेट करनी शुरू करी. देन वी हैव 1921 में R.D. Banerjee started excavating at मोहनजोदारो को उन्होंने एक्सकेवेट करना शुरू करा. किसने? R.D. बैनर्जी ने. ईयर कौन सा है? 1921. ओके गाइज. एंड 1924 में क्या हुआ? 1924 में द फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडस और हरप्पन सिविलाइजेशन वाज मेड बाय जॉन मार्शल. Who was John Marshall? He was the Director General of the Archaeological Survey. तो 1924 में फॉर्मल अनाउंसमेंट घोषणा कर दी गई हरप्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है दुनिया में, ठीक है. तो हरप्पन सिविलाइजेशन का फॉर्मल अनाउंसमेंट जॉन मार्शल ने कर दिया जो कि डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इतने पॉइंट्स आपको, इतनी डेट्स, इतने पॉइंट्स, किसने क्या करा, कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन सी सिटी को एक्सकेवेट करा, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, लेट्स मूव टू अदर टॉपिक. सो ये आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल ईयर्स में जब हरप्पन सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशन शुरू हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशन शुरू हुई, तो अर्लियर एम्फेसिस किस टॉपिक पे था? अर्लियर एम्फेसिस, या पहले आप तब हरप्पन सिविलाइजेशन के को अगर के उसके ऊपर बात करें तो पहले तवज्जो किन टॉपिक्स को दी जाती थी? First of all, there was comparison between Mesopotamia and Harappan civilization. Mesopotamian और Harappan civilization के बीच में पहले comparison होती थी. Initial emphasis की बात कर रही हूँ मैं. पहले के ज़माने में तवज्जो जो starting का academia था वो पहले किसको तवज्जो देता था? दूसरा कौन सा टॉपिक मेन होता था उनके लिए? On urban settlement, especially at Harappa and Mohenjo-daro. जो अर्बन सेटलमेंट हरप्पा और मोहनजोदारो में थे उनके बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, इनिशियली. और सबसे पहली बात, मेजर लार्ज सिटीज हरप्पन सिविलाइजेशन में 6 मेजर लार्ज सिटीज हैं. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. नंबर पता होना चाहिए कौन सी हैं, कहाँ हैं, ठीक है. देन वी हैव हरप्पन साइट्स शेयर certain common features and there are significant regional and inter-site differences. अगर हम देखें बहुत हरप्पन साइट्स में आप देखेंगे कॉमन फीचर्स भी हैं, कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ रीजनल और इंटर स्टेट डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे. और ये डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहले आप जो देखेंगे जितनी भी साइट्स हैं उनके टाइप्स अलग हैं, रेंज अलग है, फ्रिक्वेंसी अलग है आर्टिफैक्ट्स की. उन साइट्स में जितने भी आर्टिफैक्ट्स आपको मिलेंगे उनके टाइप्स अलग होंगे, ठीक है, रेंज अलग होगा, और फ्रिक्वेंसी कितनी मात्रा में क्या, कहाँ क्या, कौन सा पोट्री मिली है, अर्थनवेयर कहाँ से मिले हैं और कौन सी पोट्री कहाँ से मिली है, उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी, टाइप्स अलग होंगे, रेंज अलग होगी, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें हरप्पन सिविलाइजेशन में. दूसरा पॉइंट है फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरियस फ्यूनरी प्रैक्टिसेस. जो फ्यूनरी प्रैक्टिसेस, जब हरप्पन सिविलाइजेशन में कोई भी मर जाता था उसकी फ्यूनरी प्रैक्टिसेस क्या होती थी? क्या उसे दफनाया जाता था या उसे जलाया जाता था? फ्यूनरी प्रैक्टिसेस जो थी वो भी अलग थी और किस फ्रीक्वेंसी में थी. तो हम यहाँ पे डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं. फिर तीसरा टॉपिक आता है आपका सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज. सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं कि वो अपना सबसिस्टेंस कैसे करते थे, रहते कैसे थे, खाते पीते क्या थे, या एग्रीकल्चर क्या किस चीज़ का करते थे. फूड हैबिट्स क्या थी? अब आपको पता होगा जिस जियोग्राफी के हिसाब से होगा, अगर ज़्यादा बंजर जगह में रहते होंगे तो वो किस तरह का खाना खाएंगे, ज़्यादा वेजिटेशन, थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा वेजिटेशन वाले हरियाली वाले जगह में रहेंगे तो वहाँ की फूड हैबिट्स कैसी होंगी. अभी भी आप देखते होंगे अगर आप राजस्थान में तो राजस्थान के लोग कैसा खाना खाते हैं, गुजरात में तो कैसा खाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में तो कैसा खाएंगे. जियोग्राफी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि फूड हैबिट्स क्या होंगी आपकी. फिर आप देखेंगे क्राफ्ट ट्रेडिशंस कहाँ के कैसे थे.
फिर रिलीजियस बिलीव्स हर साइट के शायद अलग अलग थे, क्राफ्ट ट्रेडिशंस अलग होंगे, कल्टिक प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, फिर सोशल कस्टम्स की बात हो रही है। हर जगह ये हमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। देन लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्चुअल नॉलेज, कुछ फैक्चुअल नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल साइट्स डिस्कवर हुई है 1022 अभी तक साइट्स डिस्कवर हुई हैं, जिनमें से कितनी साइट्स पाकिस्तान में है? 406 पाकिस्तान में मिल जाएंगी आपको, और इंडिया में कितनी है? 616 हो जाएंगी। टोटल एरिया कवर्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारे पास डेटा के हिसाब से इतना हो जाएगा, ठीक है, 6,80,000 to 8 lakh square kilometers. Okay, let's move to the another section. This is the frontier of the civilization. कहाँ इंडिया का अगर मैं मैप बनाऊं, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैप बनाऊं, आई एम सो सॉरी, मेरा मैप बहुत ज्यादा ही खराब है, तो लेट्स लीव इट हियर। सो अगर फ्रंटियर ऑफ द सिविलाइजेशन की बात करें, नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी हो जाएगी? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में, फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है। फिर सदर्न मोस्ट हो जाएगी आपकी मलवान, सूरत, गुजरात में। ईस्टर्न मोस्ट साइट है आपकी आलमगीरपुर, यूपी में। और सबसे आइसोलेटेड साइट हो जाएगी शौतुगई, अफगानिस्तान, वेस्ट में, ठीक है, सबसे आइसोलेटेड साइट। देन द टर्म इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन ऑल्सो यूज बाय सम स्कॉलर्स। कुछ स्कॉलर्स जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ साइट्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ घाघर हाकरा रिवर। घाघर हाकरा रिवर के बैंक्स में बहुत सारी साइट्स हमें मिली हैं, इसलिए हम इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैंने आपके लिए नोट डाला है। सो दिस घाघर हाकरा रिवर जो है, इट इज आइडेंटिफाइड विद द एंशिएंट सरस्वती, जो हमें ऋग्वेद में इसका एविडेंस मिलता है, ठीक है, सरस्वती का। तो घाघर हाकरा जो है वो शायद सरस्वती हो सकती है ऋग्वेदा में जो मेंशन है, इसलिए, ठीक है। अब नाउ पोट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मार्कर। हाउ इज इट पोट्री इज इम्पॉर्टेंट मार्कर? अगर हम पोट्री की बात करें, पोट्री हमें एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बताती है। कैसे? सो द टिपिकल हड़प्पन पोट्री इज रेड। अगर आप देखेंगे एक टिपिकल हड़प्पन पोट्री कैसी होगी? रेड होगी, विद डिजाइंस पेंटेड ऑन इट इन ब्लैक कलर। रेड होगा, ये जो आपका पॉट होगा, ठीक है, नॉर्मली ये रेड होगा और इसमें जो डिजाइन्स होंगे वो ब्लैक होंगे, ठीक है, छोटे छोटे डिजाइन्स मिल जाएंगे आपको, मोटिव्स मिल जाएंगे, तो वो ब्लैक डिजाइन में होंगे। कवर्ड ये रेड में होगा, डिजाइन्स आपके ब्लैक कलर में आ जाएंगे, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो इट्स वेरी इजी। पोट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर ऑफ हाउ कल्चर इवॉल्व। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, और एक क्राफ्ट ट्रेडिशंस होते हैं और एक साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं, वो कैसे इवॉल्व हुई, पोट्री उसका भी मार्कर है, ठीक है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर हम देखेंगे, पोट्री नॉर्मली रेड कलर की होगी, जिसमें आपके डिजाइन्स जो होंगे वो ब्लैक कलर के आ जाएंगे, और आपको अलग अलग फॉर्म्स एंड मोटिव्स में भी डिजाइन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अदर मटीरियल ट्रेड्स एसोसिएटेड विद सिविलाइजेशन इंक्लूड्स, बाकी के जो मटीरियल ट्रेड सिविलाइजेशन से जो जुड़े हुए हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। हमें टेराकोटा केक्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइज, अब स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइज किस रेशो में है? 1:2:4 रेशो में। आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट का रेशो हमने दे रखा है कि यहाँ पे जो हम ईट देखेंगे, एक स्टैंडर्डाइज ब्रिक देखने को मिल रही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम अर्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जितना भी अर्बन सेटलमेंट है, स्टैंडर्डाइज ब्रिक है, और जो इसकी ब्रिक्स को बनाने की टेक्निक्स है बहुत ही एडवांस थी, ठीक है। सो standardized brick size of 1:2:4 ratio, length into breadth into height. Okay, so the third point is certain types of stone and copper artifacts. हम देख रहे हैं लेट या फिर मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन फेज के दौरान हमें स्टोन और कॉपर आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। गेटिंग इट? बट मेच्योर फेज के दौरान। सो फेज ऑफ द सिविलाइजेशन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि सिविलाइजेशन के फेजेस कैसे थे। There are phases of Indus Valley civilization. So basically there are 3 phases. The early Harappan मैंने ब्रैकेट में लिखा है formative, proto Harappan circa
3200 to 2600 BCE। अर्ली हरप्पन फॉर्मेटिव स्टेज है ये आपके यहाँ पे, फॉर्मेटिव स्टेज देखने को मिलेगी, प्रोटो हरप्पन इन नेचर, एंड सेकेंड इज मेच्योर हरप्पन। ठीक है, मेच्योर हरप्पन इज फुल फ्लेज्ड स्टेज, फुल फ्लेज की यहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन फुल फ्लेज बन चुकी है, स्थिर हो चुकी है, ठीक है, स्टेबल है। यहाँ पे फॉर्मेटिव है, प्रोटो हरप्पन हमें एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मेच्योर हरप्पन स्टेज फेज में तो ये फुल फ्लेज स्टेज आ जाएगी circa 2600 to 1900 BCE। ओके, एंड द थर्ड स्टेज इज लेट हरप्पन, और वी कॉल इट पोस्ट अर्बन फेज। पोस्ट अर्बन फेज, अर्बन के बाद वाला जो फेज हमारा शुरू होएगा circa 1900 to 300 BCE। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्कॉलर इज जिम शेफर, अकॉर्डिंग टू जिम शेफर अर्ली हरप्पन फेज, पहला जो अभी हमने पढ़ा था, पहला फेज जो अर्ली हरप्पन फेज के बारे में जिम शेफर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो है ये रीजनलाइजेशन एरा था। कौन सा एरा था? रीजनलाइजेशन। जब रीजनलाइजेशन होना शुरू हुआ, कॉमन फीचर्स आने अलग अलग इंडस वैली साइट्स के शुरू हुए, जिम शेफर बोल रहा है ये रीजनलाइजेशन एरा है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इस स्कॉलर ने इस सिविलाइजेशन के बारे में क्या बोला है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसने ये बोला भी है या नहीं बोला है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आ जाएंगे तो आपको डिटेल में नॉलेज होना जरूरी है। तो जिम शेफर बोल रहा है अर्ली हरप्पन फेज जो है वो रीजनलाइजेशन एरा है। फिर हम मेच्योर हरप्पन की बात करें तो वो उसको बोल रहे हैं इंटीग्रेशन एरा है, जब धीरे धीरे करके जो अलग अलग हरप्पन साइट्स हैं उनका आपस में इंटीग्रेशन होता है, जिससे इंटरस्टेट ट्रेड्स हो रहे हैं यहाँ पे, या फिर इंटरस्टेट ट्रेड्स होना भी शुरू हो रहा है। इंटीग्रेशन बोलेंगे, कल्चरली बोलो आप, ट्रेड के अकॉर्डिंग बोले या इकोनॉमिकली बोलो, धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है स्टैंडर्डाइज हो रही है, इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है। एंड देन देयर इज लास्ट हरप्पन, लेट हरप्पन फेज, लास्ट फेज जो आएगा ये लोकलाइजेशन, बैक टू द बेसिक्स, वापस से लोकलाइजेशन आ रहे हैं, हमें डिफरेंसेस धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जिम शेफर ने तीनों ही फेजेस को अपने अकॉर्डिंग अपने आइडियाज में डिफाइन कर दिया है, समझा दिया है आपको। ठीक है, अब लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। So, Amalananda Ghosh was the first archaeologist to identify similarities between a pre-Harappan culture and the mature Harappan culture. Who was the first archaeologist or scholar who found out the similarities? अब आपको देखना है कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं अमालनंदा घोष जो है वो पहला आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने प्री हरप्पन कल्चर और मेच्योर हरप्पन कल्चर के बीच में सिमिलैरिटीज बताई हैं कि हैं। आपको ये पता होना चाहिए किसने क्या बोला है, किसने क्या करा है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा एमआर मुगल जो है ही कंपेयर्ड द होल रेंज ऑफ एविडेंस फ्रॉम प्री हरप्पन एंड मेच्योर हरप्पन। इन्होंने कंपेयर करेंगे अलग अलग एविडेंसेस को, इन्होंने पहली बार एमआर मुगल ने कंपेयर करा है प्री हरप्पन और मेच्योर हरप्पन के एविडेंसेस को। ठीक है, स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस बिटवीन हरप्पन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या आपको इंपॉर्टेंट अर्लियर इन्फेसिस के अकॉर्डिंग उसके पर्सपेक्टिव से देखोगे, उसके लेंस से देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हरप्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में डिफरेंसेस क्या थे। ठीक है, सबसे पहले तो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, ऑब्वियसली अब आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि हरप्पन स्क्रिप्ट अभी तक कोई भी डिसाइफर नहीं कर पाए, अभी तक स्कॉलर्स उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, यानी कि समझ नहीं पाए हैं। तो मेसोपोटामिया और हरप्पन सिविलाइजेशन में हम देखते हैं डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, दोनों जगह डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज हुई है। फिर सेकंड पॉइंट है ग्रेटर यूज ऑफ ब्रॉन्ज इन मेसोपोटामिया में ज्यादा ब्रॉन्ज यूज हो रहा है as compared to हरप्पन सिविलाइजेशन। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट सेटलमेंट लेआउट्स जो हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब आपको पता होना चाहिए हरप्पन में कैसा है, ग्रीड पैटर्न यूज हुआ है। ठीक है, अब ग्रीड पैटर्न जो है राइट एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ग्रीड क्या होता है, धीरे ऐसे ग्रीड बनाना। ठीक है, दिस इज द ग्रीड पैटर्न। अब हम मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामियन लेआउट में डिफरेंट पैटर्न यूज हुआ है। हम मेसोपोटामिया की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम हरप्पन पे एम्फेसिस दे रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको हरप्पन के बारे में डिटेल में बता रही हूँ। फिर लास्ट पॉइंट है लार्ज स्केल कैनाल सिस्टम इन मेसोपोटामिया में लार्ज स्केल कैनाल सिस्टम था। ठीक है, हरप्पन में भी था बट इसका जो स्केल था मेसोपोटामिया वाला का वो ज्यादा था। फिर वी हैव
नेक्स्ट टॉपिक इज केस स्टडीज। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आई हैव ट्राइड डिफरेंट इन दिस अप्रोच। यहाँ नोट्स बनाने में मैंने कौन सी डिफरेंट अप्रोच यूज करी है। मैंने केस स्टडी करी है इंडस वैली साइट्स की आप लोगों के लिए, ठीक है, और ये थोड़ा डिटेल हो सकता है, तो प्लीज बी विद मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट केस स्टडी इज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो पहली हमारे पास केस स्टडी है। फिर तो इसके बारे में पहला पॉइंट हो जाएगा, इन सिंध अबाउट 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंडस। ये सिंध में है, सिंध प्रांत में है। अब सिंध कहाँ है इस समय, कमेंट्स में बताइए। सब पता है वैसे सबको, ठीक है। सो इन सिंध ये 5 किलोमीटर अवे, इट्स 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंडस। मेन इंडस रिवर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अब आपको कमेंट्स में ये भी बताना है जितनी भी सिविलाइजेशन दुनिया में अभी तक आई हैं वो सब हमेशा वाटर सोर्स के पास क्यों हमेशा स्थापित हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो साइट कंसिस्ट ऑफ 2 माउंट्स। अब हम देख रहे हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को हिंदी में बोलते हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो जो है उसमें 2 माउंट से बना हुआ है। पहला माउंट क्या है, पहला माउंट है हाइयर बट स्मॉलर, ठीक है। हाइयर है, ऊंचा है बट छोटा है, जिसको हम सिटाडेल भी बोलते हैं। और वेस्टर्न माउंट है ये, वेस्टर्न, ठीक है, वेस्ट की तरफ है। कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट की तरफ से। आपको ये छोटी छोटी डिटेल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सिटाडेल। स्कॉलर्स ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको बोला है ये सिटाडेल है। ओके ओके, नेक्स्ट इज सेकंड माउंट इज लोअर, ठीक है, नीचे है, लोअर है, और हाइयर सॉरी लार्जर है, बड़ा है, रेजिडेंशियल एरिया है। सिटाडेल जो है वो छोटा एरिया है, ठीक है, बट ऊंचा है, वेस्ट में है। और ये हमारा सेकंड वाला जो है लोअर है, नीचे है, लार्जर है, और ईस्टर्न माउंट है, ईस्टर्न माउंट। सो द साइज ऑफ द साइट एस्टिमेटेड टू 200 हेक्टेयर्स, ठीक है। साइज काफी बड़ा। मोहनजोदारो जो है वो बड़ी सिटी है, पहले ही बोल रही हूँ मैं आपको, ठीक है। देन वी हैव लोअर सिटी हाउस्ड अबाउट 41,250 पीपल। लोअर सिटी में 40,000 तक लोग रह रहे थे, ठीक है। सो द वेस्टर्न माउंट नाउ विल टॉक अबाउट द वेस्टर्न माउंट। सिटाडेल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 12 मीटर अबव द प्लेन, प्लेन से 12 मीटर ऊंचा है। सर्कल्ड बाय 2 मीटर थिक मड ब्रिक वॉल और प्लेटफॉर्म। अब जो है ये जो सिटाडेल है, सिटाडेल को हमने यहाँ पे इन्होंने वॉल बनाई है, मड ब्रिक वॉल जो बनाई है, प्लेटफॉर्म टाइप का बनाया है, जो कि 6 मीटर थिक है। उसकी जो चौड़ापन है कितना है, 6 मीटर है। फिर आप देखेंगे टार ऑन साउथ ईस्ट, आपको एक टार मिल जाएगा, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में एक टार है हमारे पास। नो डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो हम बोलते हैं कि एक पीसफुल सिविलाइजेशन, और उसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिटाडेल जैसी जगह में हमें कोई डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन नहीं मिल रही है, मोहनजोदारो जैसी सिटी में, ठीक है। सो कोई भी डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यानी कि पीसफुल सिविलाइजेशन है, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखो आप नॉर्थ में अगर आप देखोगे सिटाडेल में आपको क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। सिटाडेल में आपको देखने को मिल रहा है द ग्रेट बाथ, सबने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। ग्रैनरी है यहाँ पे, और द कॉलेज ऑफ प्रीस्ट है, ठीक है, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। इनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे अपने आगे के कोर्सेज में, ठीक है। जस्ट स्मॉल ब्रीफ फॉर यू गाइज, आपके लिए एक छोटा सा ये ब्रीफ मैं दे रही हूँ यहाँ पे। फिर हम देख रहे हैं हम राखीगिरी। अब मोहनजोदारो खत्म होता है, नेक्स्ट सिटी वी आर मूविंग टू राखीगिरी। फर्स्ट पॉइंट इज सिटाडेल माउंट सराउंडेड बाय मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन। अब इसका जो सिटाडेल माउंट है, राखीगिरी में भी आपको सिटाडेल माउंट देखने को मिलेगा। इट इज सराउंडेड बाय मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन से ये सराउंडेड है। फिर ब्रिक वेल, यहाँ पे आपको कुआं देखने को मिल जाएगा, ब्रिक से बना हुआ। फायर ऑल्टर्स मिल जाएंगे, और सम स्ट्रीट्स एंड ड्रेन ऑफ वेरियस साइजेस। स्ट्रीट्स देखने को यहाँ पे हमें मिली है, एविडेंसेस मिले हैं, ड्रेन्स मिले हैं, नालियां मिली हैं, अलग अलग साइजेस के हमें राखीगढ़ी में एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। फिर वी हैव नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चरली जो सिमेट्री और फ्यूनरी प्रैक्टिसेस या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस का जो पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सिमेट्री से जो हमें क्या मिला है, 8 बरियल्स मिले हैं, ठीक है, 8 बरियल्स। देयर वर वुडन कॉफिन्स एज वेल। तो यहाँ पे राखीगढ़ी में लोग वुडन कॉफिन्स भी यूज कर रहे हैं। सिमेट्री से हमें 8 बरियल्स मिले हैं, बरियल्स में से हमें एविडेंसेस मिले होंगे लोगों के, ठीक है। सो लेट्स मूव टू दी अनदर साइड, अनदर केस स्टडी।
लोथल, लोथल ऑल्सो, लोथल के बारे में एक स्पेशल चीज है। लोथल इज दी ओनली साइट इन हरप्पन सिविलाइजेशन जहां से हमें हॉर्स के, घोड़े के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, लोथल इज दी ओनली साइट जहां से हमें हॉर्स के, घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष हमें केवल लोथल से मिले। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहे। ठीक है, सो वेयर इज इट लोकेटेड, ये है कहाँ, लोकेटेड कहाँ पर है, लोकेटेड बिटवीन साबरमती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, साबरमती रिवर के आसपास है। देन वी हैव अनदर पॉइंट, मॉडेस्ट साइज सेटलमेंट। मॉडेस्ट साइज है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने पूरा फैक्चुअल डिटेल और डेटा डाला है आपके लिए। रफली रेक्टेंगुलर इन प्लेन, रफली रेक्टेंगुलर प्लेन में है, उस रेक्टेंगुलर की शेप में है, सराउंडेड बाय अ वॉल। अब इसको सराउंड किया गया है वॉल से। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि डिफेंस का आइडिया आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कल्चर कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है हरप्पन सिविलाइजेशन में भी। नाउ अनदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारे पास बरियल ग्राउंड। बरियल ग्राउंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ, लोथल के लोथल साइड में नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको बरियल ग्राउंड देखने को मिलेगा जहां पे लोगों को दफनाया जाता है। फिर सिटाडल सिटाडल का, और अभी सिटाडल को बोलेंगे कॉल्ड द एक्रोपोलिस बाय द एक्सकेवेटर एसआर राव। अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहना चाहिए, एसआर राव ने यहाँ लोथल के सिटाडल को एक्रोपोलिस बोला है इंडिया का। ठीक है, फिर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, स्ट्रीट्स, लेन्स, बेदिंग पेवमेंट्स एंड ड्रेन्स वर फाउंड। आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के एविडेंसेस मिले हैं लोथल से, स्ट्रीट्स के मिले हैं, लेन्स के मिले हैं, बेदिंग पेवमेंट्स के मिले हैं, ड्रेन्स के भी मिले हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीजें लोथल में आ गई हैं। लोथल से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। Lothal is the only site where horses evidences are found. Okay, south of the residential areas, अब residential area के अगर हम साउथ में देखें, लोथल में हमें वेयर हाउस मिल रहा है। वेयर हाउस, वेयर हाउस में कुछ भी रखने के लिए, ग्रेन्स वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे उनका अनाज भंडार बोल सकते हैं। वेयर हाउस में सामान आप रखने के लिए रेजिडेंशियल एरिया के साउथ में हमें जगह मिली है वेयर हाउस evidences. Now we have 65 terracotta ceilings were found from Lothal. 65 terracotta ceilings. Few large houses in the residential area. अब आपको यहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक प्लस कल्चरल एस्पेक्ट, कि हमें कुछ बड़े घर देखने को मिले रेजिडेंशियल एरिया, तो ऑब्वियसली वो उन लोगों के होंगे जो अमीर होंगे। ठीक है, सो डॉकयार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम लोथल इज एसोसिएटेड विद इट्स डॉकयार्ड, तो यहाँ पे हमें डॉकयार्ड देखने को मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे बाहर से भी ट्रेड होता था पानी के थ्रू। ये डॉकयार्ड इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि ट्रेड सामान वगैरह पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए डॉकयार्ड की जरूरत होती है, आपको पता होगा। सो डॉकयार्ड इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इन लोथल। लोथल का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है यहाँ का डॉकयार्ड, डॉकयार्ड के जो हमें एविडेंसेस मिले हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। और इतनी फ्लरिश, इतनी एडवांस, इतनी मॉडर्न सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे पॉसिबल है? सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड probably due to a confluence of social, economic, topographical and environmental causes. ठीक है, तो हमें देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एक केवल एक कारण की वजह से नहीं हो सकता है, हमें बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, टोपोग्राफिकल और एनवायरमेंटल कॉजेज, फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं रिवर्स ड्राइंग अप, जो है नदियाँ अब सूखने लगी है, जैसे मैंने बोला है सरस्वती सूख गई है, या फिर घाघर हाकरा जो रिवर है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो गई थी। ठीक है, रिवर्स ड्राइंग अप, नेचुरल कैटास्ट्रफीज। अब देखते हैं मोहनजोदारो को कहते हैं 7 बार वहाँ पे फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, तो नेचुरल कैटास्ट्रफीज हमें देखने को मिल रही है कि धीरे धीरे डिजास्टर्स भी हो रहे हैं वहाँ पे, तो लोग जो है मे बी माइग्रेट कर गए हैं, या फिर धीरे धीरे, और कुछ आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो इम्पीरियलिस्ट स्कॉलर्स लेके आ रहे हैं, ओरिएंटल स्कॉलर्स आप साथ में जब लेके आए तो उन्होंने बोला जो आर्यंस आए थे, वेस्ट से आर्यंस आए थे, उन्होंने उनको डिस्प्लेस कर दिया हरप्पन्स को। ठीक है, बट स्टिल इट्स अ कंट्रोवर्शियल थ्योरी। सो अ कोलैप्स इन द ट्रेड, मे बी ट्रेड नेटवर्क्स जो हैं वो धीरे धीरे कोलैप्स हुए। कैसे हुए? क्योंकि हम देख रहे हैं रोमन सिविलाइजेशन के साथ भी हरप्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड था, और जैसे ही रोमन सिविलाइजेशन आप डिसइंटीग्रेट हुआ तो अपने आप ही हरप्पन सिविलाइजेशन के ट्रेड नेटवर्क्स में भी असर पड़ेगा। तो दिस माइट बी वन ऑफ द इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक फैक्टर या फिर इकोनॉमिक कॉज हो सकता है
हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का। देन वी हैव कोलैप्सिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी, वर प्रोबेबली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू द सिविलाइजेशंस डाउनफॉल। सिविलाइजेशन की एंड पे हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, ये सारे फैक्टर्स दे कॉज द डाउनफॉल और डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की डिक्लाइन में इन सारे फैक्टर्स का हाथ था। थैंक यू सो मच, दिस वॉज योर फर्स्ट डेमो लेक्चर। प्लीज कॉमेंट ऑन आवर वीडियो, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।